नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। डेल्टा प्लस वेरिएंट, इसे लेकर आपके जहन में भी कई सवाल होंगे क्योंकि खतरा देश में लगातार बढ़ रहा है। लगातार आप खबरें भी सुन रहे हैं इसे लेकर। 8 राज्यों में अब तक केसेस सामने आ चुके हैं और कम से कम 3 राज्यों को केंद्र सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है। फिक्र इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है, ज्यादा जानलेवा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में इस वेरिएंट की वजह से पहली मौत हुई है। तो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ पैनल पर खास मेहमान मौजूद होंगे, मेडिकल एक्सपर्ट्स होंगे। उनसे हम इस वेरिएंट को लेकर और तस्वीर को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अल्फा, फिर डेल्टा और अब डेल्टा प्लस। देश कोरोना के कम होते केस से मिलती राहत को ठीक से महसूस भी नहीं कर पाया था कि कोरोना के नए वेरिएंट ने फिर डर का घेरा घना कर दिया है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में ऐसा खतरनाक बदलाव आया कि इसने देश को फिर आशंकित कर दिया है। देश के 8 राज्यों में डेल्टा प्लस के केस आ चुके हैं और एक मौत भी हो चुकी है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में मिले हैं। यहाँ के वेरिएंट गांव तक पहुंच बना चुके हैं। इसके अलावा केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में भी डेल्टा प्लस के मामलों की पुष्टि हो चुकी है। पहले ये जानिए कि आखिर डेल्टा प्लस क्यों इस कदर चिंता की वजह बना है और कैसे ये जान का दुश्मन बन गया है। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें समझना चाहिए कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न में क्या अंतर है। वायरस जो है, स्पेशली जो mRNA वैक्सीन है, ये रेगुलरली म्यूटेट करता है। लोगों का ये मानना है कि ये महीने में 2 दफा वायरस की म्यूटेशन हो जाती है, लेकिन ज्यादातर जो म्यूटेशन होती है वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ही रहती है क्योंकि उससे कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक इंटरेस्टिंग चीज है कि वायरस म्यूटेट हुआ, लेकिन उस जगह पे म्यूटेट हुआ जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। देश में डेल्टा प्लस के अब तक 40 केस सामने आए हैं और इसमें से अकेले महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसों की तादाद 21 है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 6, केरल और तमिलनाडु में 3-3, कर्नाटक में 2 और आंध्र प्रदेश, पंजाब और जम्मू में 1-1 केस सामने आ चुका है। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट सबसे शक्तिशाली वेरिएंट है। पुराने डेल्टा वेरिएंट से 50% तक ज्यादा संक्रामक है। ये वैक्सीन और इन्फेक्शन इम्यूनिटी दोनों को चकमा दे सकता है। कुल मिलाकर कोरोना से बंदिशों के खुलने के दौर में डेल्टा प्लस ने फिर से मुश्किल दौर के संकेत देना शुरू कर दिया है। जरूरत संभल कर रहने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। महाराष्ट्र कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ एक तरफ डेल्टा प्लस की जद में एक के बाद एक शहर आते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोरोना केसेस की साप्ताहिक ग्रोथ भी चिंता बढ़ा रही है। कोरोना की मार सबसे ज्यादा और सबसे घातक तरीके से झेलने वाले महाराष्ट्र का लगता है इस जानलेवा बीमारी से पीछा जल्दी छूटता नहीं दिखता। कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस से भी महाराष्ट्र ही सबसे ज्यादा प्रभावित है। राज्य के 5 जिले में डेल्टा प्लस के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें रत्नागिरी में 9, जलगांव में 7, मुंबई में 2, पालघर, सिंधुदुर्ग और ठाणे में 1-1 केस आ चुके हैं। हाल ये है कि कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार नए प्रतिबंध लगाने पर भी विचार कर रही है।
now we have given instructions to all my subordinate officers that the index cases of these Delta plus variant should be monitored very closely. That means the detailed information about the index cases should be collected and should be kept for study. मध्य प्रदेश में भी डेल्टा प्लस ने चिंता बढ़ाई है। यहां अब तक इस खतरनाक वेरिएंट के 2 मामले सामने आए हैं। 2 महिलाओं में डेल्टा प्लस का संक्रमण पाया गया। इनमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला में इसका असर ज्यादा नहीं दिखा। उज्जैन में डेल्टा प्लस का पहला केस ऋषिनगर में सामने आया। 17 मई को एक महिला इस वायरस की चपेट में आई और 5वें दिन ही उसकी मौत हो गई। दूसरा केस 18 मई को घटिया में मिला। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य एजेंसियों की डेल्टा प्लस के फैलाव पर नजर है, लेकिन जिस तरीके से 8 राज्यों में केस अब तक सामने आ चुके हैं, उससे लगता है कि पूरे देश को इस वेरिएंट को लेकर संभल जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और इस पर डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर अभी क्या स्थिति पूरे देश में है, कितना अलर्ट रहने की जरूरत आपको है, तीसरी लहर को लेकर डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना खतरनाक हो सकता है, इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द बातचीत करने के लिए हमारे साथ पैनल पर खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप चेयरमैन हैं सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी मेदांता द मेडिसिटी। डॉक्टर शशांक जोशी हमारे साथ महाराष्ट्र से मौजूद हैं। आप कोविड टास्क फोर्स के मेंबर हैं। इसी के साथ डॉक्टर SK सरीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो शुरुआत में यहाँ पर डॉक्टर शशांक जोशी आपके साथ करना चाहूंगी, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट के सबसे ज्यादा केसेस हैं। अकेले रत्नागिरी से 9 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महाराष्ट्र अभी इस वेरिएंट को लेकर किस स्टेज में है, और जो शोध अभी तक हमारे पास उपलब्ध है, जो जानकारी अभी तक उपलब्ध है, वो किस तरफ इशारा करती है, क्या संदेश देती है? धन्यवाद मीनाक्षी जी। आपने सही बताया कि महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के सबसे ज्यादा रुग्ण पाए गए हैं 40 केसेस में। उसकी 2 प्रमुख कारण हैं। ये सब रुग्ण 2 से 4 हफ्ते पहले इनका डायग्नोसिस हुआ था, और 1 अप्रैल में CSIR की एक बॉडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव जीनोमिक्स एंड बायोलॉजी के साथ महाराष्ट्र सरकार के साथ एक MOU हुआ था, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। और हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिले में से 36 जिले हैं महाराष्ट्र में, 100 सैंपल हर हफ्ते में भेजे गए थे जीनोमिक टेस्टिंग के लिए, अप्रैल में, मई में और जून में। तो मई एंड में ये पाया गया था कि उस रिपोर्ट में से ऑलमोस्ट 20-21 मामले आए। तो ये जो है, ये वेरिएंट जो है AY1 है, और ये सबको माइल्ड टू मॉडरेट डिसीज हुआ था, और ये सब अभी मरीज ठीक है। लेकिन वही टाइम एक रेड अलर्ट, रेड फ्लैग करके डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कंसर्न मान के उनको एक पेरीमीटर लिमिटिंग और माइक्रो कंटेनमेंट जोन किया गया था, और वहां पे ज्यादा सैंपल लेके उसके सैंपल्स अभी भी IGIB और डॉक्टर अनुराग अग्रवाल की टीम उसका मुआयना कर रही है। तो जो अभी जो केसेस आए हैं उसमें उनके फैमिली मेंबर्स में संक्रमणता दिखी नहीं। जैसे हमारा रेगुलर डेल्टा वेरिएंट है, वो क्लस्टर स्प्रेडिंग वेरिएंट है। तो ये जो बहुत डेटा कम है, बट जो प्रिलिमिनरी डेटा है उसमें से ये देखता है कि ये शायद डेल्टा प्लस नहीं बट डेल्टा माइनस हो सकता है, तो उसका ट्रांसमिसिबिलिटी शायद थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन एक संभावना हमें लगी थी कि आपको पता है कि रत्नागिरी रीजन में, सिंधुदुर्ग रीजन में आम का सीजन रहता है, और आम निकालने के लिए काफी बार नेपाल से लोग आते हैं। डेल्टा प्लस AY1 वेरिएंट है, ये 3 प्रांतों में पाया गया है दुनिया में। पहले है यूनाइटेड किंगडम, दूसरा है नेपाल, और तीसरा है इंडिया। तो ये भी संभावना जताई गई थी कि क्या नेपाल से ये वेरिएंट महाराष्ट्र में आया है। लेकिन नेपाल का भी जीनोमिक टेस्टिंग IGIB ने ही किया था NCR रीजन में। तो वो वेरिएंट और ये वेरिएंट अलग है। ये जो आया हुआ वेरिएंट है शायद होम ग्रोन वेरिएंट लगता है। UK में जो उन्होंने डाटा पब्लिश किया था, वहां पे उन्होंने बताया था कि ये ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, ये लंग में उसका रिसेप्टर के साथ ज्यादा इंटरेक्शन है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और वैक्सीन को चकमा देता है। लेकिन यहाँ पे जो केसेस, अर्ली केसेस पाए गए हैं, और ये नंबर बहुत कम है, 20 केसेस बहुत कम नंबर है, ये सब ठीक ठाक है, और इसलिए हमको अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन पैनिक नहीं होना चाहिए।
डॉक्टर अरविंद, क्योंकि लगातार तीसरी लहर को लेकर लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल हैं, जब हम डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात कर रहे हैं और लगातार ये खबरें आ रही हैं कि ये ज्यादा संक्रामक हो सकता है, तो क्या ये तीसरी लहर के लिए वजह बन सकता है या इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग? मीनाक्षी जी, मैं डॉक्टर शशांक की बात को रिपीट करूंगा, लास्ट सेंटेंस को, कि यह एक चिंता का विषय है लेकिन पैनिक होने का जरूरत नहीं है। आई थिंक इस सेंटेंस में पूरा मैसेज छुपा हुआ है कि यह एक नया डेवलपमेंट है। नंबर एक, यह हो सकता है कि पिछले डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक हो, या जैसा उन्होंने कहा कि ये डेल्टा प्लस की जगह माइनस हो सकता है कम संक्रामक हो। कुछ प्रारंभिक संकेत, तीसरी बात, मिले थे कि जो हमारी वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी है, नेचुरल इम्यूनिटी दूसरे वेरिएंट से जो आई है, या जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की कॉकटेल बनी है, उनको ये हो सकता है इवेड करने में सक्सेसफुल हो, ऐसे संकेत हैं। लेकिन आईसीएमआर अभी भी इन सब बातों पे शोध कर रहा है और इसके बारे में जो फाइनल आंसर है वो अभी नहीं आया है। 3 मुद्दे अहम हैं। क्या यह ज्यादा संक्रामक है, क्या यह ज्यादा सीवियर डिजीज कॉज करेगा, और क्या यह पिछले वेरिएंट के द्वारा इंड्यूस्ड इम्यूनिटी या जो हमारी स्टैंडर्ड वैक्सीन हैं उनकी इम्यूनिटी को और एंटीबॉडीज को इवेड करेगा। इन तीनों चीजों के क्या आंसर निकलते हैं, उस पर ये भविष्य में कितना खतरनाक साबित होगा, यह 3 आंसर्स पे डिपेंड करेगा। एक और चीज जो बहुत हद तक तीसरी वेव होगी या नहीं उसको कंट्रोल करेगी, वो ये है कि अब जब देश अनलॉक हो रहा है तो हम लोग जनवरी और फरवरी वाली गलतियां फिर से करते हैं, या इस बार इस वेव से सीख लेकर के कोविड संयम को अपनी जिंदगी का अगले चंद महीनों के लिए इंटीग्रल हिस्सा बना ले, और दूसरा, वैक्सीनेशन को जल्दी से जल्दी करें। मीनाक्षी जी, अगर हमने इन 2 मुद्दों पे ध्यान दिया तो वायरस कुछ भी करे, हम कहीं ना कहीं उसको रोकने में सफल होंगे। और अगर हमने इन 2 मुद्दों को इग्नोर किया तो अगर ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस भी निकला, फिर भी ये कल हमारे लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। मीनाक्षी जी। डॉक्टर सरीन, क्योंकि ये वेरिएंट जो है यूके में भी मिला है, अब इंडिया में जिस तरह से केसेस आए हैं, हालांकि 40 केसेस अभी हैं, ये डेटा अभी अपने आप में बहुत कम है, लेकिन जो भी उपलब्ध जानकारी इसको लेकर अभी तक है वो किस तरफ इशारा करती है? थैंक यू मीनाक्षी। ये पहली बात हमें समझनी है कि म्यूटेंट क्यों बनता है। जैसे आप दूसरे से लड़ें और उसको आपके बारे में सब पता हो तो आप मारे जाएं। वायरस इसलिए म्यूटेट करेगा कि वो सरवाइव करे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा एवरी फ्यू डेज, एवरी फ्यू टाइम्स जो वायरस मल्टीप्लाई करेगा। और अभी हमने सिर्फ डेल्टा प्लस है, जैसे डॉक्टर शशांक कह रहे थे कि हर डिस्ट्रिक्ट से हम 100 सैंपल ले रहे हैं और वो भेजें, पर अगर आपके टोटल 50,000 40,000 लोग इन्फेक्टेड हैं और उसमें से आपने 1000 सैंपल भेजे, 2000 भेजे, और उनमें से आपको पता लगा कि हमारे 50% डेल्टा या 20% डेल्टा प्लस है, तो आप इमेजिन करिए कि टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग डेल्टा या डेल्टा प्लस से होंगे। 40 पॉजिटिव मीन्स आउट ऑफ हाउ मेनी टेस्टेड। अब जैसे अभी आज डेल्टा जो है ऑलमोस्ट 90-95% यूरोप में या यूएस में करीब 20 to 25% हो गया, और उनको ये डर लग रहा है कि अगर यूएस में नई वेव आई अगस्त के अंदर, सितंबर में यूके में आई, तो डेल्टा की वेव होगी, हो सकता है उसके अंदर एक प्रोपोर्शन डेल्टा प्लस भी हो। हम लोगों के यहाँ से जो डेल्टा गया है दैट हैज गॉन टू अदर कंट्रीज। तो इसी तरह से अगर हमारे यहाँ एक सिटी से, लेट अस से महाराष्ट्र से या एक प्रोविंस में महाराष्ट्र से अगर डेल्टा प्लस निकला है तो ये सारे कंट्री में स्प्रेड करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ये स्प्रेड करेगा, क्योंकि जब हम डिफरेंट टाइम पे अनलॉक कर रहे हैं तो ये स्प्रेड करेगा। और इसकी डिजीज क्या थर्ड वेव ला सकती है, इसके लिए हमें जरूर अपनी समझ, अपनी एहतियात रखनी है। पर इसके बारे में कुछ और समझना जरूरी है डेल्टा के लिए। जैसे हमारी करंट mRNA फाइजर की वैक्सीन है, मॉडर्ना की वैक्सीन है, जो mRNA वैक्सीन है वो सिंगल डोज में 30% एफिकेसी देगी, पर अगर 2 डोज लगे इवन विद डेल्टा वेरिएंट उनकी 80-85% एफिकेसी। पर जो कोविशील्ड या जो एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन है, इनकी 2 डोज के बाद में भी 60% एफिकेसी करीब
आपके इनके जो वेरिएंट्स के साथ में पाई गई। कोवैक्सीन के बारे में पूरी डिटेल्स नहीं। व्हाट आई डोंट वांट टू से कि वैक्सीन खराब है, पर यह मतलब है कि वैक्सीन आपको टोटली प्रोटेक्ट कर पाएगी, ये कहना मुश्किल है। इसलिए आप वैक्सीन जरूर लगवाइए, जल्दी से लगवाइए। हो सकता है आप 60, 70, 80% वाले ग्रुप में आ जाएं जिसमें प्रोटेक्शन हो, डिजीज माइल्ड हो। पर अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई है और ये वेरिएंट आ गया तो हो सकता है कि डिजीज बहुत सीवियर, ये मोर ट्रांसमिसेबल है। पहले हम लोग कहते थे हाँ भाई 15 मिनट तक आप कांटेक्ट में रहें दूसरे के, तब वायरस आएगा। अब ये कहने लग गए कि हाँ भाई आप आधा मिनट भी अगर साथ में रहेंगे दूसरे आदमी के जो पॉजिटिव है, क्योंकि ये एयर के अंदर घूम रहा है, अब ये आपका ड्रॉपलेट से नहीं है, एरोसोल में है, तो ट्रांसमिशन कैन बी फास्टर, it can be more lethal, it can be more severe, it can evade your own immunity, और वैक्सीन इंड्यूस्ड जो आपकी प्रोटेक्शन है उसको भी इवेट कर सकता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम अनलॉक करें तो सबसे पहले अपने आप को लॉक कर ले। अपने आप को लॉक, जैसा डॉक्टर अरविंद ने कहा, you put double mask all the time. You will not meet people or let others come to you unless you are very well masked. वही एक प्रोटेक्शन रहेगा। बिल्कुल। डॉक्टर सरीन, जो बात का जिक्र आपने किया, तो हम लगातार आपको डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर अभी देश भर में क्या तस्वीर है, जो उपलब्ध आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, इस पर जानकारी दे रहे थे। हमारे साथ खास मेडिकल एक्सपर्ट्स भी इस वक्त मौजूद हैं। पिछले सेगमेंट में जो बातचीत हुई उसमें भारत के साथ साथ दुनिया में भी डेल्टा प्लस ने कहर बरपा रखा है। खासतौर पर यूरोप में तो डेल्टा प्लस ने इतना नुकसान किया है कि नए सिरे से पाबंदियों पर विचार हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लोगों से जल्द वैक्सीन लगवाने को कहा है। कोरोना से उबरती दुनिया एक बार फिर सहम गई है। यूरोप से लेकर अमेरिका तक को कोरोना के नए वेरिएंट ने दहला दिया है। भारत में डेल्टा प्लस ने अब दस्तक दी है, लेकिन इससे पहले ही ये दुनिया में अपनी खतरनाक मौजूदगी दर्ज करवा चुका है। दुनिया के 11 देशों में डेल्टा प्लस के केस सामने आ चुके हैं। ये आंकड़े भी कम से कम 10 दिन पहले के हैं। अभी लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग चल रही है, यानी केस में बढ़ोतरी होने की पूरी आशंका है। अब तक दुनिया में 197 केस सामने आ चुके हैं। डेल्टा प्लस के ब्रिटेन में 36, कनाडा में 1, जापान में 15, नेपाल में 3, पोलैंड में 9, पुर्तगाल में 22, रूस में 1, स्विट्जरलैंड में 18, तुर्की में 1 और अमेरिका में डेल्टा प्लस के 83 केस सामने आ चुके हैं। यानी डेल्टा प्लस की सबसे ज्यादा मार ब्रिटेन और अमेरिका पर पड़ी है। अमेरिका तो डेल्टा प्लस से बुरी तरह डर गया है। नतीजा ये है कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी है कि डेल्टा प्लस से बचने के लिए जल्दी से जल्दी लोग वैक्सीन लगवा ले। जो बाइडेन ने ट्वीट किया है, डेल्टा वेरिएंट ज्यादा संक्रामक और घातक है। ये दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। बिना वैक्सीन वाले लोगों को ज्यादा खतरा है। इससे पहले कि देर हो जाए, वैक्सीन जल्दी लीजिए। The vaccines we have do protect well against the Delta variant. So if ever there was a reason to get vaccinated, it's right now, because we're seeing this Delta variant double every 2 weeks. We're up to 20.6% of the isolates now are Delta variants. A few weeks ago, it was like 2 or 3 or 4%. ब्रिटेन में भी डेल्टा वेरिएंट इस कदर फैल चुका है कि वहां 90% से अधिक नए मामलों की वजह डेल्टा वेरिएंट है। डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन दोनों वेरिएंट पर कोरोना वैक्सीन किस हद तक कारगर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविशील्ड और कोवैक्सीन के डेल्टा वेरिएंट पर असर का शोध जारी है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। डॉक्टर शशांक जोशी, देखिए जिस तरह की तस्वीर उभरती हुई दिखाई दे रही है दुनिया भर में, इस वेरिएंट को लेकर चिंता तो है। खुद WHO कह रहा है इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न, लेकिन जो केसेस अभी तक आपके भी नॉलेज में आए हैं, जो केसेस महाराष्ट्र में रिपोर्ट हुए हैं, जो वेरिएंट पहले असर डाल रहा था, लक्षण जो दिखाई देते हैं वो लगभग सेम है या किसी तरह की कोई नई फाइंडिंग भी सामने आई है लक्षणों को लेकर? नहीं, लक्षणों के लिए ये नंबर ऑफ केसेस बहुत कम है। जो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस है उनके लक्षण डेल्टा प्लस के और डेल्टा के ऑलमोस्ट लगभग सेम है। जो चिंता का विषय है कि हमको वैक्सीनेशन जितना जल्द हम सबको लगा सकते हैं उससे हमको सबसे ज्यादा फायदा होगा। दुनिया की चिंता और भारत की चिंता एक ही है।
और हमको लगता है कि जो भी अर्ली केसेस आए हैं इनमें जो लक्षण है ये माइल्ड टू मॉडरेट है। और हमको ये भी पता चला है कि जो डेल्टा वेरिएंट था, यदि 10 लोग को एक्सपोज होते थे तो ऑलमोस्ट 8-9 लोगों को डेल्टा हो जाता था। लेकिन ये डेल्टा प्लस में जितने 19-20 मरीज जो रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर, जळगांव में पाए गए हैं उनमें ऐसा नहीं दिखा गया। उनके घर वालों को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सेकेंडरी ट्रेसिंग भी जो की थी उनको ये प्रादुर्भाव दिखाया नहीं गया था। इसलिए थोड़ी सी एक आशा बनती है कि शायद ये थोड़ा सा वीक हो सकता है डेल्टा के कंपैरिजन में। लेकिन कोई भी डेल्टा अपने जो ओरिजिनल वेरिएंट था लास्ट साल का उससे ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा रहती है। नॉर्मल अपना जो कोरोना वायरस था उसका R0 था 3.5, डेल्टा का R0 ऑलमोस्ट बढ़ के 7 होता है। तो ये शायद 7 नहीं हो गया लेकिन 6 या 5 हो सकता है, जो फिर भी ज्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी है। और दूसरी चीज है कि इसके लिए 2 वैक्सीन जल्द से जल्द कंप्लीट करना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर जोशी, वैक्सीन पर ही मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। हालांकि जब पिछले सेगमेंट में बात की तो डॉक्टर अरविंद कुमार और डॉक्टर सरीन ने वैक्सीन पर काफी कुछ तस्वीर साफ कर दी थी, लेकिन फिर भी एक वैक्सीन को लेकर मैं क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ। जो हम उज्जैन का केस देख रहे हैं जहां पर एक महिला की मौत हुई, उसे संक्रमण था और संक्रमण के 5 दिन बाद उस महिला की मृत्यु हो गई। उस महिला को वैक्सीन नहीं लगा था। लेकिन जो मध्य प्रदेश के बाकी केसेस हैं उन केसेस में वैक्सीन लग चुका था तो तबीयत उतनी ज्यादा खराब नहीं हुई। तो क्या इसे हम वैक्सीन के इफेक्ट से जोड़कर देख सकते हैं? निश्चित तौर से देख सकते हैं। वैक्सीन से जान बचती है, 100% लोगों में जान बचती है। वैक्सीन से तीव्रता जो होती है कोविड की वो कम होती है। तो जो तीव्र बीमारी होती है उसकी तीव्रता काफी हद तक कम होती है। और माइल्ड टू मॉडरेट जो डिसीज आता है ये मैनेज करना काफी आसान होता है। तो 1 या 2 वैक्सीन देने से थोड़ी जो एक प्रोटेक्शन आती है ये बहुत जरूरी है। और इसलिए हम सबको अपील करेंगे, आप ग्रामीण भाग में हो, रूरल इंडिया में हो या अर्बन इंडिया में हो, टीकाकरण जरूर करवाइए। 1 टीका लगवाइए, हो सके तो 2 टीका कंप्लीट करवाइए। अभी भारत सरकार ने बहुत अच्छी कामगिरी की है। उन्होंने सबको जितना ज्यादा टीका देने की एक प्रयास है। नेक्स्ट 3 से 6 महीने में लगभग 20 से 30 करोड़। और डॉक्टर जोशी, देखिए जब आपसे ये बात हो रही है तो इस वक्त महाराष्ट्र से भी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रत्नागिरी में 80 साल के एक बुजुर्ग की मौत हुई है डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से। संभवतः ये दूसरी मौत होगी क्योंकि पहला मामला उज्जैन में रिपोर्ट हुआ डेथ का, दूसरा ये केस इस वक्त रत्नागिरी से मिल रहा है। इसीलिए जरूरी है कि हम सब जागरूक रहें और इस वेरिएंट को लेकर जितनी ज्यादा जानकारी मेडिकल एक्सपर्ट से मिल सकती है उसे हम अच्छे से समझें। डॉक्टर अरविंद, आपने कुछ समय पहले डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस इस टर्म का जिक्र किया था। मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को थोड़ा इसे और एक्सप्लेन करें। एक्चुअली मीनाक्षी जी, डॉक्टर शशांक ने इसका जिक्र सबसे पहले किया था, मैंने उनको कोट किया था। मैं बता देता हूं कि जो डेल्टा वेरिएंट आया था जिसने हमारे देश में अप्रैल और मई में बुरी तरह से पूरे देश में ये जो सेकेंड वेव का कहर ढाया, ये लास्ट ईयर के ओरिजिनल वेरिएंट के मुकाबले कई गुना ज्यादा इन्फेक्शियस था। पिछले साल हजारों में ऐसे मामले थे जहां किसी परिवार का एक सदस्य इफेक्ट हुआ और उसने बाकी लोगों को इन्फेक्ट नहीं किया, तो इन्फेक्टिविटी कम थी। इस साल अगर परिवार का एक सदस्य इफेक्ट हुआ तो बड़ा रेयरली ऐसे हुआ है कि परिवार के बाकी सदस्य ना इफेक्ट हुए। कितनी सारी हाउसिंग सोसाइटीज में हमने देखा कि पूरे फ्लोर या पूरी सोसाइटीज में ज्यादातर लोग इन्फेक्ट हो गए। ये सब एक ही चीज दर्शाता था कि ये वायरस हाईली इन्फेक्शियस था। अगर एक को हुआ तो कम से कम एक्सपोजर में भी दूसरों को फैल जाता था। जो दूसरा सवाल था कि क्या ये ज्यादा घातक है, क्या इससे सीवियर बीमारी ज्यादा हो रही है, मृत्यु ज्यादा हो रही है, तो मीनाक्षी जी उसका फाइनल आंसर अभी आना बाकी है। हमने हॉस्पिटल में सीवियर डिजीज के काफी केसेस देखे हैं। यंग लोगों में इस बार मृत्यु काफी संख्या में देखी है, लेकिन मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि इस बार का केस ये वायरस ज्यादा घातक था, क्योंकि हो सकता है कि ये ज्यादा मृत्यु और ज्यादा मौतें हमने इसलिए देखी कि इस बार टोटल नंबर ऑफ केसेस पिछली बार से कहीं ज्यादा थे। तो ये शोध का विषय है और इस पे फाइनल आंसर आना बाकी है। लेकिन जैसा डॉक्टर जोशी ने कहा कि जो डेल्टा प्लस के केसेस जिन फैमिली से महाराष्ट्र में या एमपी में या जगह रिपोर्ट हुए हैं,
वहां एक एक मेंबर फैमिली का इफेक्ट हुआ है, बाकी मेंबर्स नहीं इफेक्ट हुए हैं। उस बात ने, इस ऑब्जर्वेशन ने इस हाइपोथेसिस को जन्म दिया है कि क्या यह डेल्टा जो प्लस हम कह रहे हैं ये इन्फेक्टिविटी के मामले में डेल्टा से कम है। अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि हम कतई नहीं चाहेंगे कि इसकी इन्फेक्टिविटी बढ़े या इसकी जो लिथैलिटी है वो बढ़े। तो ये बात हो रही थी डेल्टा प्लस की, कि प्लस का मतलब होता है कि ये ज्यादा तेज है और माइनस का मतलब कम तेज है। डॉक्टर शशांक ने यही कहा था कि इस बात का फाइनल आंसर कि ये एक्चुअली प्लस है या माइनस है, ये सवाल आने वाले चंद दिनों में इसका जवाब हमें मिलेगा। मीनाक्षी जी। डॉक्टर सरीन, अब जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, दरअसल वो इसलिए भी अहम है, जब हम डेटा की बात करते हैं, आंकड़ों की बात करते हैं, जब उनका एक अच्छा स्टडी हो पाएगा तभी शायद एक पुख्ता तस्वीर हमारे पास किसी भी पैंडेमिक को लेकर या उसके लिए क्या इंतजाम होने चाहिए उस पर हम ज्यादा श्योर हो पाएंगे। लेकिन एक व्यवस्था हमने बीते समय में ये भी देखी, जब सरकारों ने ही आंकड़े छिपाए हैं, मौत के आंकड़े सही तरह से सामने नहीं आए, इन्फेक्शन के जो आंकड़े हैं वो तरीके से सामने नहीं आए, ऐसे में कोरोना पैंडेमिक जैसा समय जिसमें एक के बाद एक म्यूटेशंस भी अब दिखाई दे रहे हैं, क्या हमारे पास इनफ सफिशिएंट पर्याप्त आंकड़े हैं? क्या टेस्टिंग उस तरह से हो रही है, ट्रेसिंग उस तरह से हो रही है? एक मेडिकल एक्सपर्ट के तौर पर इस पर आपका क्या ओपिनियन है, आपका इस पर क्या ऑब्जर्वेशन है? बहुत अच्छे सवाल हैं। हम लोगों ने पिछले करीब 15 महीने में सीखा कि जब डेथ होती है उससे करीब 2 से 3 हफ्ते पहले इन्फेक्टिव रेट बढ़ने लग जाती है। अगर आपने 2 डेथ देखी हैं और 80-100 केसेस हैं तो मान के चलिए कि आने वाले दिनों में अगर डेल्टा प्लस की डेथ्स बढ़ रही हैं, इट मींस डेफिनेटली द इन्फेक्शन हैज गॉन मेनी टाइम्स मोर, और ये डेथ हमें बताती रहेंगी सिंपल भाषा। तो अगर हमारा ये डेल्टा प्लस का वेव एक तरह से या आने वाले इन्फेक्शन बढ़ते जाएंगे उसी तरह जिस तरह अब ये मार्च के अंदर डेल्टा प्लस पता लगा और अब जून में हम देख रहे हैं कि डेथ्स होने लगी हैं, अभी हमें उसकी अवेयरनेस हुई, तो हमें बिल्कुल तैयार रहना है। इसको मैं कहूँगा जिस तरह हम बायोलॉजिकल वारफेयर के लिए कि गैसेस बन रही हैं, कैसे एनिमीज हैं, उसी तरह हमें जीनोमिक सर्वेलेंस बहुत रैपिडली, बहुत मैसिव स्केल पे करनी पड़ेगी। कौन सा वायरस, कौन सा वेरिएंट किस जगह पे है और उसे कैसे रोकना है, उसके बिना हम लोग स्ट्रेटेजीज नहीं बना पाएंगे हाउ टू कंटेन इट। थर्ड थिंग आपने कही कि क्या हमारे पास डेटा है, हमारे पास प्रेडिक्शन के बहुत अच्छे मॉडल्स हैं कि अगर वायरस आज नया वेरिएंट आज से शुरू होगा तो करीब 12 से 16 हफ्ते के बाद में वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि इट विल बिकम 80%, 90%। अगर वो वेरिएंट स्ट्रॉन्ग है, अल्फा वेरिएंट, कापा वेरिएंट, हमारा जो डेल्टा वेरिएंट है, इसी तरीके से ये बढ़े हैं। तो अगर आज डेल्टा के केसेस हमारे पास 80 हैं और 5 दिन 7 दिन में हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वी शुड बी अवेयर। जैसे हम लोग 100 में से 5% को हम लोग टेस्ट करते हैं, यूके में अगर 100 सैंपल्स हैं 30% में सीक्वेंसिंग होती है, हम सिर्फ 5% कर पाते हैं। तो अगर 100 में से 5 में डेल्टा है तो आप मान के चलिए 10,000 में कितना डेल्टा होगा, उसी स्पीड से वो बढ़ेगा। इन सब बातों में ध्यान में रखते हुए मेरा थिंकिंग है कि वी शुड बी एक्सट्रीमली कॉशियस, वेरी वेरी ऑब्जर्वेंट कि डेल्टा प्लस या इससे मिलते जुलते, क्योंकि एक वायरस दूसरे से रिकॉम्बिनेट करता है, नया वायरस बनता है। इन सब के लिए बहुत तैयारी की जरूरत है और हमें देखना है कि कैसे कंटेन करें, जहां पर भी छोटा पॉकेट हो उसको रोकने की कोशिश करें। बट एवरीबडी, पूरे भारत में 100% लोग अगर मास्क लगाएंगे और डबल मास्क लगाएंगे तो वायरस कहाँ जाएगा, किसी में नहीं जा सकता। ओनली वे टू प्रोटेक्ट। और जितनी अहम बातें आज आप तीनों ने यहाँ हमारे व्यूअर्स के सामने रखी हैं, आई एम श्योर कि पैनिक जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जागरूक होना मकसद है, खासतौर पर दूसरी। और इस वक्त हमारे पास आ रही है बड़ी खबर, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट को 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया था। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और खुद रविशंकर प्रसाद ने ही इस मामले की जानकारी भी दी। डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, इसके उल्लंघन का ये पूरा मामला जिसको लेकर ये अकाउंट ब्लॉक किया गया।
हमारे साथ इस वक्त हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ, और ये आपको हम इस वक्त एक स्क्रीनशॉट भी दिखा रहे हैं जो खुद रविशंकर प्रसाद ने शेयर किया है। उन्होंने बताया है कि ये क्या पूरा मामला था। हिमांशु, क्या एग्जैक्टली हुआ है जिसकी वजह से 1 घंटे के लिए अकाउंट ब्लॉक हुआ? देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, जिस तरीके से आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया ट्विटर के जरिए, उसके पीछे दलील ये दी गई कि उन्होंने जो डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट है उसका उल्लंघन किया है ट्विटर के अनुसार, या और जो उसके लिए एक और दलील दी गई कि जिस तरीके से ट्विटर को लेकर उन्होंने पिछले कुछ दिनों में मीडिया को इंटरव्यू दिए हैं, जिसमें आज तक इंडिया टुडे ग्रुप है, उन ट्विटर्स को, उन इंटरव्यूज को उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से जो है टैग करके ट्वीट किया था। इसको उन्होंने जो है डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन माना है और इसीलिए जो है आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट को आज जो है 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया। अब ये बात कह सकते हैं कि जिस पिछले कुछ समय से जिस तरीके से ट्विटर ने भारत की पॉलिसी को नहीं माना है और भारत सरकार की गाइडलाइन जो है सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर, उसको वो मानने को तैयार नहीं है। उनकी तरफ से ये दलील दी जाती है कि हमारी खुद की पॉलिसी है, हम उसको लेकर चलते हैं। और पिछले कुछ दिनों पहले जब आईटी मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर ट्विटर की तरफ से यही कहा गया था कि देखिए, हमारी खुद की जो है पॉलिसी है, हम उसी को लेकर आगे चलते हैं। जी मीनाक्षी, शुक्रिया हिमांशु इस जानकारी के लिए आपका। फिलहाल रुकें ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।